अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अपडेट्स हैं, कुछ एनालिसिस है जो आपके साथ शेयर करना है इस वीलॉग में। और एक तो जाहिर है कि आप जानते हैं इलेक्शन अपडेट्स हैं, बल्कि इलेक्शन की वारदातें हैं जो इलेक्शन के नाम पर हो रही हैं। तो इस सिलसिले में नई वारदातें कौन सी हैं ये कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की है इस निगरान हुकूमत ने, और वो हरकत है कि शौकत खानम अस्पताल के जो फंड रेजिंग के लिए एनओसी जारी किया था उसको मनसूख कर दिया गया। तो यानी अब ये बुग़्ज़े इमरान और ज़ाती इंतकाम में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि सिर्फ पीटीआई या पीटीआई के लीडर्स तक ही इनकी एक लिमिट नहीं है, बल्कि अब हद तो ये है कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनसे भी ना जाने किस बात का ये बदला ले रहे हैं, और उनका जो एक इलाज है वो तक इन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश की है। बनेगा तो नहीं इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और अपने आप को बेसिकली एक्सपोज ही किया, क्योंकि शौकत खानम के ऊपर इससे पहले कई दफ़ा हमला हुआ है। बहुत दफ़ा कोशिश की गई है कि जो उसकी रेप्यूट है उसको ख़राब किया जा सके, शौकत खानम की फंडिंग को किसी तरह से मुतासिर किया जा सके, कम किया जा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इससे हुआ नहीं। क्योंकि ये मैं ज़ाती तौर पर इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि जहाँ बात आती है इलाज मुआवजे की, तो उसके ऊपर फिर गरीबों के पास पहले ही बड़े कम ऑप्शन हैं। और अगर कुछ अच्छे अस्पताल पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कोई भी हैं, चाहे शौकत खानम के अलावा भी हैं, तो मैं हमेशा इस बात को प्रोपेगेट करती हूँ, एडवोकेट करती हूँ कि जितने भी ये खैराती अस्पताल हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनका इलाज मुआवजा जो है वो मुमकिन हो सके। तो इसके ऊपर कुछ डिटेल में आगे चल के बात करती हूँ। फिर जनाब कुछ बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ज़बरदस्त किस्म के जो फैसले दिए हैं वो क्या हैं और उससे क्या अब मज़ीद आगे होने जा रहा है। और फिर जो सारी सूरत हाल है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर मुझे कल भी बात करनी थी, फिर बात रह गई, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, ज़रा सबसे पहले आ जाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या फ़ैसले दिए हैं, और इमरान खान से मुतालिक कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर लूँ जी। पहले तो एक बहुत अहम मामला था, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से दरवाज़ा खटखटाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि टिकटों पर मुशावरत के लिए जो बानी चेयरमैन हैं उनसे इजाज़त दी जाए कि हम उनसे जाके बातचीत कर सकें, मुशावरत कर सकें। इसके ऊपर निगरान हुकूमत जो है उसको एतराज़ था, और यही जो मामला था वो सारा लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुई। बहस मुबाहिसे के दौरान ठीक ठाक क्लास हुई निगरान हुकूमत की, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और कहा कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोग आए हैं ये मामला लेकर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मामला यहाँ पर लाया ही क्यों गया। ये तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो आपको खुद ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। क्या सुप्रीम कोर्ट का इजाफी नोट काफ़ी नहीं था जो आप मेरे से भी इजाफी नोट लिखवाना चाहते हैं अपने खिलाफ? ये निगरान हुकूमत के लिए उन्होंने कहा कि आप तो निगरान हुकूमत लग ही नहीं रहे हैं, आपने तो एक खौफनाक निज़ाम इस वक्त मुसल्लत किया हुआ है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो आपका किरदार था कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल प्रोवाइड करें, उसके बरक्स आप किस तरह से चल रहे हैं। आपने तो एक खौफनाक निज़ाम आपके ज़ेरे निगरानी इस वक्त चल रहा है। तो इतने बड़े रिमार्क्स जो हैं ये मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की तरफ से दिए गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से ये हिदायत की है कि आप बानी यानी इमरान खान साहब से जो है जाके मुशावरत कर सकते हैं जेल के अंदर। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है, रिलीफ मिला है पीटीआई को, और अब इस सिलसिले में जेल के दरवाजे खुलेंगे, मुशावरत के लिए उनको मौका भी मिलेगा, और साथ साथ ज़ाहिर है आगे इलेक्शन की हिकमत अमली के लिए भी खान साहब की ज़्यादा जो एडवाइस है वो मौजूद रहेगी पीटीआई के पास। तो इस लिहाज से ही काफ़ी साय ऑफ रिलीफ है। इस पर बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जनाब वो तो नाअहल हैं, पार्टी सरबराह भी नहीं हैं और जेल के अंदर हैं, और इतनी सहूलतकारी की जा रही है कि उन्हें दिया जा रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि जब मियाँ साहब भी नाअहल थे, स्टिल अभी तक हैं, और उनके पार्टी के सदर भी नहीं थे पीएमएलएन के, इसके बावजूद भी वो तमाम फैसलों में मुशावरत में हमेशा शामिल होते थे। और आपने देखा कि पिछली जो 16 महीने की हुकूमत थी ये तो वहाँ जाकर लंदन तक जाकर उनसे मुशावरत हो रही थी, हालांकि उस वक्त उनका स्टेटस ये था कि वो एब्सकॉन्डर थे, मफरूर थे और इश्तिहारी थे। इसके बावजूद भी ये सारी आप देखते थे कि वज़ीर आज़म के जहाज़ वहाँ पर जाते थे और जाकर उनसे मुशावरत होती थी। ये एक मिसाल दी जाती कि जी सेनेट के इलेक्शन में जो टिकट थे वो बेशक वो टिकट पीटीआई के पीएमएलएन के उससे नहीं मिल सके थे शेर के निशान को, लेकिन वहाँ पर इसलिए उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ पर जो वोट देना था
वो सिर्फ आपके जो मुख्तलिफ असम्बली मेंबरान हैं उन्होंने देना होता है। तो वहाँ पर कोई आम आदमी ने वोट नहीं देना होता कि जिसको निशान की कोई इतनी टेंशन हो। वहाँ पर चंद लोगों ने वोट देने होते हैं और उन्हें पता होता है कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई आज़ाद हैसियत से खड़ा हो या किसी पार्टी की तरफ से खड़ा हो, तो वो सबको ऑब्वियस होता है। तो ये इंतहाई भोंडी किस्म की मिसाल है। जो कोई भी इसको देकर आज जो पीटीआई का मामला है बैट का, उसके साथ अगर उसको कंपेयर करता है तो इससे ज़्यादा साफ़ती बदयांती हो नहीं सकती। अब आ जाते हैं जी, दूसरा जो बड़ा अहम फैसला आया वो ये कि इमरान खान साहब के जो दो चीते खिलाड़ी थे, शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार, उनके खिलाफ जो एमपीओ का एक मामला चल रहा था डीसी इस्लामाबाद की तरफ से, उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला सुना दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने फैसले में कहा है कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो एमपीओ के ऑर्डर जारी कर सके। तो जहां इसका इत्तलाक इस फैसले पर होगा, वैसे तो इसका सिर्फ यहाँ तक ही है इत्तलाक के इस्लामाबाद की हद तक, सिर्फ उन डीसी के ऊपर ही ये फैसला आया है, लेकिन ये कि अब ये एग्जाम्पल बन सकता है कि बाकी जो डीसी हजरात लगातार जारी कर रहे हैं ऑर्डर्स एमपीओ के, तो बाकी अदालतों में भी जाके उन्हें फिर चैलेंज किया जा सकता है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला एमपीओ के बारे में आ चुका है डीसी के खिलाफ। तो ये एक एग्जांपल ज़रूर सेट हो सकती है। और फिर ये कि इस्लामाबाद में तो आप देख ही रहे हैं जो ज़्यादातर गुंडागर्दी वहीं पे मची हुई है। तो ये है जी अहम। बाकी इलेक्शन कमीशन के नादहिंदा थे कोई इमरान खान साहब किसी मामले पर, वो भी वाजबात उनके क्लियर कर दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। इसके लिए भी अदालतों से मज़ीद फैसले चाहिए होंगे, फिर ही वो इलेक्शन के मैदान में उतर सकेंगे। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन की और बाकी जो यानी डीसी के ज़ेर निगरानी जो बदमाशी चल रही है उसमें क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। एक तो जनाब इलेक्शन अपडेट्स में आपको बता दूं कि मुराद सईद के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद करार दे दिए गए, NA4 से उन्होंने जमा कराए थे। बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था और अब इसके ऊपर अदालत से रुजू किया जाएगा। पीटीआई की तरफ से फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और अहम फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने जो बैट का मामला है इसके ऊपर अभी तक वो सोच रहे थे कि उन्हें चैलेंज करना चाहिए या नहीं, तो अब उन्होंने पार्टी बनने का फैसला कर लिया। वैसे इत्तेफाक की बात है कि ये पार्टी बनने से आपकी क्या मुराद है भाई, आप तो ऑलरेडी पार्टी हैं, पीटीआई के खिलाफ आप पार्टी हैं, तो पार्टी बनना का फैसला क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल जी इंट्रा हाई कोर्ट में यानी क्या कहते होते हैं उसको, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी पेशावर हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर एहतजाज करेगा कि जी हमने बैट का निशान वापस लिया था तो आपने क्यों दिया। तो क्या कह सकते हैं जी इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो खुद एक पार्टी बना हुआ है। तो उसके बाद जनाब इसका जो वजह नज़र आती है वो बड़ी साफ़ है कि जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाया गया, बल्कि मज़ीद उस पर जो बयानात आते रहे, तो जो कल एक सारा माहौल बनाया गया कि जी बैट जो दिया गया है वो फ़लाँ का रिश्तेदार है, वो जो जज साहब जिन्होंने बैट का निशान दिया उनके कज़न कोई पीटीआई के उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने वो निशान दिया। तो अब ये हर ऐसा जज जो इमरान खान की या उसकी पार्टी की हम हक में या हिमायत में या कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेगा, उसकी रिश्तेदारियां तलाश की जाएंगी कि पीटीआई के किसी मेंबर से कोई दूर पार का भी उसका रिश्ता निकल आया तो ये कहा जाए देख लें जी इसी वजह से इस जज ने ये फैसला दिया। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, यानी इनके ख्याल से कोई फैसला पीटीआई के हक में आ ही नहीं सकता, किसी बात के ऊपर अदालत अपनी राय के ऊपर उसको नहीं रिलीफ दे सकती, इनका ये मिजाज है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल जी अगले आने वाले दिनों में अदलिया मजीद तैयार रहे, कमर कस ले। अगर आपने हक और सच पर मबनी कोई फैसले देने हैं तो फिर आपको अपने ऊपर एक शदीद किस्म की तनकीद भी नज़र आएगी और आप कमर कस लें, आपके ऊपर एक पूरा महाज बनाया जाएगा, आपके ऊपर शदीद किस्म का दबाव डाला जाएगा, किरदार कुशी तक भी जा सकता है। तो आप तैयार रहें। अभी मैं देख रही थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के थे वो पहले से ही ज़ेर अताब थे और उसके साथ साथ कामरान हयात साहब जिन्होंने ये फैसला दिया था बैट वाला, उनकी भी शामत आई हुई है। तो जो जज बस पीटीआई के हक में कोई फैसला उसने कर दिया, भले वो बिल्कुल सामने एक नाइंसाफ़ी हो रही हो, फिर उसके ऊपर वो फैसला करे पीटीआई के हक में, फिर भी उसके साथ यही सलूक होगा। तो जज हजरात तैयार रहें, अगर वो थोड़ी बहुत भी
अपने अंदर इस तरह की कोई जुर्रत पैदा कर रहे हैं तो इस जुर्रत को ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लें। तो ये सूरत हाल है जी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या पेश आया है NA 112 में, जहाँ पर DC के ऑफिस से फ़ोन किया गया, RO के ऑफिस से, और कहा गया कि जी आपके जो राना जमील साहब यहाँ पे उम्मीदवार थे कि जी आपके कागजात में कुछ सिग्नेचर का इशू था तो वो आगे ज़रा ठीक कर दें। वो जब गए हैं तो वहाँ जाके उन्हें वहीं से अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हम्माद अजहर के कागजात पर भी एतराज़ आयद कर दिया गया है। और ये सारी कार्रवाइयों के साथ मैं आपको एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, जो कि अब इतनी भी ब्रेकिंग नहीं है, सारे इसकी खुलेआम ही बात कर रहे थे और ये एक्सपेक्टेड था कि किसी ना किसी तरह कोशिश करके PTI ने बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी तो जमा करा दिए हैं, लेकिन अगला मरहला जो स्क्रूटनी का था उसमें ज़्यादातर अब इनका जो प्लान है वो यही है कि आधे से ज़्यादा लोग स्क्रूटनी में उड़ा दिए जाएंगे और PTI के ज़्यादातर जो लोग हैं उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा, इलेक्शन लड़ने का अहल ही करार नहीं दिया जाएगा, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। उमैर न्याजी जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के और इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उन्होंने आज इस बात का दावा किया है कि कल यानी 30 दिसंबर को 1000 से ज़ायद कागजात नामजदगी उनके उम्मीदवारों के मुस्तरद कर दिए जाएंगे और एक ही झटके में उन्हें इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक तयशुदा प्लान है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हम ये देखते थे कि जैसे ही स्क्रूटनी का अमल होता था फ़ौरन ही एक्सेप्ट है आपके कागज़, यहाँ रिजेक्ट हैं, उसी वक्त फैसला हो जाया करता है, लेकिन इस दफ़ा जानबूझकर 2-3 दिन का बीच में वक्फा रखा गया और फिर पूरी तरह हिदायत ली जाएंगी कि किसके कागज़ रिजेक्ट करने हैं और किस बुनियाद के ऊपर करने हैं। वो सारी हिदायत लेकर 30 को एक ही साथ सबके कागजात जो हैं वो 1000 से ज़ायद लोगों के एक्सपेक्ट कर रही है PTI के रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो बेचारे अदालतों में धक्के खाएंगे कि जी एतराज़ जो उन पे लगाए गए होंगे उसको वो बेचारे क्लियर कराते फिरेंगे। तो ये लंबी लड़ाई है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, लेकिन ये अब इनका अगला प्लान है। जो मुझे एक ऑब्वियस सी चीज़ नज़र आ रही है वो ये जो PTI ने वकला खड़े किए हैं, जो वकीलों को टिकट दिए हैं, उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनके कागजात जमा भी हो गए और उनके कागजात की स्क्रूटनी में क्लियर भी हो गए। तो जो एक रिवायती सियासी हरीफ हैं उनको बहरहाल किसी सूरत आगे नहीं आने दिया जा रहा, या तो उनके कागजात ही जमा नहीं कराने दिए गए और अगर वो किसी तरह करवाने में कामयाब हुए तो अब उनको स्क्रूटनी में रगड़ा लगाया जा रहा है या फिर उनको वैसे ही उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है या अगवा किया जा रहा है। तो ये अब बड़ी ऑब्वियस सी सिचुएशन है कि जो भी रिवायती हरीफ है PMLN का हल्के के अंदर पंजाब में, उसको नहीं खड़ा होने दिया जा रहा और वकील अगर कोई खड़ा हो रहा है तो फिर भी उसके साथ तो थोड़ा सा जो आप कह लें कि 19-20 का फ़र्क है नरमी का। तो ये एक ऑब्वियस सा प्लान जो है वो नज़र आ रहा है और इसी वजह से हामिद मीर साहब भी अब कल शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये कहने पे मजबूर हो गए कि जो कुछ भी ये हो रहा है इसको इलेक्शन तो नहीं कहा जा सकता। बहुत बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि वो 80s से इलेक्शन कवर कर रहे हैं और उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के इलेक्शंस नहीं देखे और वो कहते हैं मैं तो इसको इलेक्शन कहता ही नहीं, ये तो फ्रॉड है जो कि हो रहा है। तो ये आने वाले इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है, सवालिया निशान भी है, जो मर्जी आप इसको कह लें। और ये सारा जो अब इसका एक मलबा है वो आके गिरेगा काजी फायज ईसा साहब के ऊपर, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि इस किस्म के इलेक्शन करवाने के लिए एक फ्री हैंड दे दिया और दूसरा इस बात को यकीनी नहीं बनाया कि इस किस्म का माहौल ना हो। तो ये सब सारा जो नज़ला है वो जाके या तो इलेक्शन कमीशन पे गिरेगा, चीफ जस्टिस पे गिरेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे गिरेगा और वज़ीर आज़म पे भी गिरेगा, जो निगरान हुकूमतें सारी इसमें टोटल शामिल हैं। तो ये इस किस्म का जो फ्रॉड हो रहा है, जब आपके अपने सीनियर जर्नलिस्ट इसको नहीं मान रहे, आपके मुल्क के अंदर लोग नहीं मान रहे, तो बाहर के लोग इसको क्या मानेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये सारी कहानी है। PTI के खिलाफ अब सब फरीक नज़र आ रहे हैं साफ तौर पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, निगरान हुकूमत हो या फिर सियासी हरीफ हों, सियासी जमातें जो कि हरीफ हैं, और ये सब की सब पिल पड़ी हैं अदालतों के ऊपर PTI के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस के हवाले से। तो अब ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी चीज़ है। अब आ जाते हैं जी जो शौकत खानम अस्पताल की फ़ंड रेजिंग के लिए NOC को मनसूख किया गया, इसके ऊपर बहुत बड़ा जायज़ एहतजाज नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सब बहुत तनकीद कर रहे हैं कि ये इंतहाई घटिया हरकत थी, क्योंकि सियासी मुखालफत आप रख रहे हैं, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म भी ढा रहे हैं, वो सब भी अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम कैंसर के मरीज़ों का तो इस सारी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैंसर के मरीज़ों का तो इमरान खान से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, कैंसर के मरीज़ों का तो आपकी घटिया सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप उनको किस वजह से सज़ा देना चाहते हैं? आपने गरीब आदमी की जो एक कैंसर के खिलाफ वो उसकी बेचारे की पहले जद्दोजहद होती है, फिर ऊपर से जिस तरह उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है एक्सपेंडिचर का,
उसका एक उसको रिलीफ अगर मिला है कि कोई अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है और वो जहाँ कर वहाँ पर इलाज मुआवजा करा सकता है, तो उससे भी आप बदला लेने से बाज नहीं आते। तो ये इस किस्म की गरीब कुछ किस्म की आपकी पॉलिसीज़ हैं। पहले आपने सेहत कार्ड बंद किया और अब आपकी नज़र जो है वो इमरान खान के फलाही कामों पर है। कभी आप अलकादर यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ बनाते हैं, नमल यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ बनाते हैं, और अब आप शौकत खानम को भी। और ये अब की बात नहीं है, ये खैर बहुत दफ़ा हो चुका है। अक्सर ही फंड रेजिंग जब भी होती है शौकत खानम के ऊपर ये लोग सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि जिसकी फ़ंडिंग ठीक नहीं है और इसकी फ़ंडिंग से PTI चलती है, इसकी फ़ंडिंग से जलसे होते हैं, इसकी फ़ंडिंग से ये होता है। हालांकि इसका ऑडिट बड़ा क्लियर होता है, हमेशा वेबसाइट पर मौजूद होता है और कोई भी उसको जाके चेक कर सकता है। और ये एतमाद ही है इमरान खान की और या शौकत खानम की जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर के लोग इतनी बड़ी तादाद में इसको हर साल डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इलाज मुआवजा होता है। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि एक तो आपके मुल्क में पहले ही फैसिलिटीज़ नहीं है सेहत की, और अगर कोई फलाही काम करता है और खैराती अस्पताल बनाता है तो आप उसको भी अगर मुतनाज़ बनाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि जी आप इसको डोनेट ना करें, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों के इस अमल के ऊपर। हत्ता के PMLN के मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि असद उमर साहब के बड़े भाई भी हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने तक ने इसको कंडेम किया है। चाहे दिखावे के लिए किया हो या दिल से किया हो, ये तो मैं नहीं जानती, नीयत का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये ऐसा शेमफुल एक्ट है कि उन्होंने तक इसको कंडेम किया है कि ये क्या हरकत है। लेकिन उसके बाद PTI ने इसके ऊपर एक भरपूर किस्म की कंडमनेशन के साथ साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने इस बात के लिए सबको जो है वो अवेयरनेस दी कि ये इस तरह से इन्होंने फंड रेजिंग के लिए इसको रोका है। जो एक शायद इस्लामाबाद के एक आला जो होटल है उसमें होना था कोई तकरीब शायद उसमें, लेकिन अब उन्होंने इसको फिर कहा है कि आप लोग इसको पहले से ज़्यादा फंड करें, और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, SMS के ज़रिए डोनेशन दे सकते हैं, बैंक अकाउंट है इसका हर जगह पे अक्सर आप जाते हैं जब बैंक्स में, तो वहाँ पर भी वो लिखा होता है कि जी आप डोनेट कर सकते हैं। तो जहाँ जैसे भी आप कर सकते हो आप कर सकते हैं। और अब आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि रूटीन से ज़्यादा, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा डोनेशन अब इसके रद्द अमल के तौर पर जमा हो जाएगी शौकत खानम अस्पताल के लिए। तो ये एक बड़ा ऑब्वियस है, जो कि अच्छा ही है। वैसे तो डोनेशन ज़रूरत से ज़्यादा उसमें जाएगी अब इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उनको तो कोई आप नुकसान नहीं पहुँचा सके, शौकत खानम को इंशाल्लाह उसकी फ़ंड रेजिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगेन आपने सिर्फ अपना घटियापन एक दफ़ा फिर से एक्सपोज किया है, एक दफ़ा फिर से आपने ये बताया है कि हम इस भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब जब भी हम ये सोचते हैं कि यार इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, तो पता लगता नहीं इससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह की ही एक हरकत है कि मरते हुए मरीज़ों को आपने अब बेसिकली टारगेट किया है, या आपने शौकत खानम को टारगेट नहीं किया। लेकिन क्या हो सकता है, हम तो यही कुछ देख रहे हैं इस मुल्क में। सूरत हाल ये है कि आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो इस बात के ऊपर अब बड़ा क्लियर है कि जो आपका मुआशी मॉडल है वो सिर्फ आपके अशराफिया के लिए है, ये नाकाम हो चुका है। और पाकिस्तान अपने जो हम असर ममालिक थे जिनके साथ आज़ाद हुआ था, वो उनसे बहुत पीछे रह चुका है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, जिसका मैंने अभी मेंशन भी आपको किया है, कि सारी जो दौलत है वो अशराफिया के हाथ में है, सारा निज़ाम अशराफिया के हाथ में है, और ये नीचे तक अवाम तक कुछ नहीं जाने देते। और यही वजह है कि अवाम आज भी सिसक रहे हैं और इनकी ऐशो इशरत की कोई मिसाल नहीं है, कोई इनकी हद नहीं है दौलत की, अंबारों की, जो आपकी अशराफिया है। और ये जो नीचे अवाम है उसका यही हाल है, क्योंकि ये मॉडल ही हमारा सारा बेकार है। और इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है कि यही पाकिस्तान का हाल रहा तो कोई आपका मुआशी फ्यूचर नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।